नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है।
जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे। उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान होगा और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी नजर आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कर्नाटक के लोकायुक्त ने राज्य के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। ये मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUD द्वारा उनकी पत्नी BM पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितता के आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों के ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साइट दी गई थी। केस दर्ज होने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हरियाणा वासियों को लूटना है। इनके एक विधायक ने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, यानी नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वहां चलने की शुरुआत होने वाली है। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। हरियाणा में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। हरियाणा वासियां बचकर रहना। हिमाचल में भी कांग्रेस ने फर्जी फॉर्म भरवाए थे, सत्ता पाई और आज तक कुछ नहीं किया। और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख तक। 10 साल सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस ने अनदेखी की सैनिकों की और सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते रहे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता गया कांग्रेस की सरकार में। तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिल गया। यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए, ढेर लगे हुए थे, जगह जगह बिखरे पड़े थे और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपए महिलाओं को महीना देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने पानी मुफ्त देना था, वो नहीं दिया, ऊपर से सेस लगा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख तक। बिजली पे सेस लगा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा दिए। कांग्रेस ने लूट लिया है और हरियाणा में भी जो फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म भरने का काम है हरियाणा वासियों को लूटने की शुरुआत। हरियाणा वासियों बच के रहना। ये कांग्रेसियों ने हिमाचल में भी ऐसे फर्जी फॉर्म भरवाए थे, सत्ता पाई, ऐसे ही कर्नाटक तेलंगाना में भरे थे और आज तक कुछ नहीं किया, केवल लूटने का काम किया है। अब हरियाणा की जनता लूटेगी नहीं, खर्ची पर्ची की सरकार लाएगी नहीं।
राहुल गांधी प्रियंका यहाँ हरियाणा में घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, बहुत सारी चीज़ों को घोषणा कर रहे हैं। आपके ऊपर कह रहे हैं कि वादा खिलाफी क्या किसानों के साथ, युवाओं के साथ? यही कांग्रेसी राहुल गांधी जी सांसद थे, इनकी सरकार थी। 10 साल सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा के जवान शहीद हो गए, यहां का नौजवान, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहां के पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, इन्होंने 10 साल में नहीं दी। यहां के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो लड़ाकू विमान मांगते रहे, लेटेस्ट हथियार मांगते रहे, स्नो सूट स्नो बूट मांगते रहे, कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस ने अनदेखी की सैनिकों की, और सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते रहे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता गया कांग्रेस की सरकार में। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, 1,20,000 करोड़ रुपया दिया, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, लेटेस्ट हथियार दे दिए, लड़ाकू विमान दे दिए। मेक इन इंडिया, फरीदाबाद की ही कंपनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट बना के दे दी। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 1 अक्टूबर को तिरुपति लड्डू प्रसादम मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि प्रसादम में मिलावट नहीं थी। उन्होंने कहा कि तारीख को लेकर भ्रम है, जिसे साफ कर दिया जाएगा। They never said it was not adulterated. Regarding the date, there was a confusion which will be cleared. We'll take it forward, like what kind of violations happened in the last 5 years. It's not just about a prasad issue. Whatever information they have on their hands, I think they commented on that. This kind of occurrences, any kind of desecration to temples, and such kind of occurrences should be stopped and should be addressed differently. It is not just about Diksha. It's not just about saying something and we're forgetting it. There should be some kind of permanent measure to this. Some kind of desecration continuously, it's happening for the last few years, last 5-6 years, and around 219 temples were desecrated. And in Ramatirtha, Lord Rama statue was head was chopped off. So this is not just about one prasad issue today. Maybe it came out. Maybe this was the triggering point to initiate all this. This Prayashchit Diksha is the commitment to take forward the Sanatana Dharma Parirakshana Board is very essential. That is the order of the day. This kind of occurrences, any kind of desecration to temples, and such kind of occurrences should be stopped and should be addressed differently, at a different level. And all this, keeping all this in my mind, and I think that's what I initiated this Diksha. This is going to be, I think, 10th day. Once I'm done with this, tomorrow we're going to have a declaration, day after, what we are going ahead, what we are looking at. It is not just about Diksha, it's not just about saying something and we're forgetting it. There should be some kind of permanent measure to this, or some permanent addressing mechanism to it. I think that's what we're going to unleash. That's what the roadmap which we would like to set on day after tomorrow. Sir, would you like to respond on this SS comments on yesterday and the issue, sir? I think they said in such a way it was they never said it was not adulterated. Maybe whatever information they have on their hands, I think they commented on that, and the Honorable Supreme Court judges said it was. They didn't say it was unadulterated. They said regarding the date there was a confusion which will be cleared. That is one aspect, but it's later. I think our government will do. Will take it forward. Like what kind of violations happened in the last 5 years. It's not just about. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर गठबंधन में हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पिता की तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान की पार्टी अभी केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी नजर आए हैं। अब जब उन्होंने ये मंत्री पद को लेकर इस तरह का बयान दिया है तो सियासी गलियारों में और ज्यादा हलचल हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि मंगलवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर प्राइवेट था या सरकारी था। हादसा सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे की बड़ी वजह घना कोहरा हो सकता है।
लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के बोध गया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है। अवैध मंदिर दरगाह को हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, ये डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता है। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्ला की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी। खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया है। पहले खबर आई थी कि ज्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन अब जब वो खबरें सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। इसी साल अप्रैल में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ था। ये हमला उससे भी बड़ा और ज्यादा सटीक बताया जा रहा है। आमतौर पर इजराइल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उनकी 90% मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।